शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है? पिछले साल हमारे सारे भाइयों बहनों ने 56,000 करोड़ रुपए का लॉस इंट्राडे लॉस किया। मैं डेली इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूँ। मैं 1 साल में निकालूंगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद। तो कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और क्या किस एज ग्रुप के आदमी को ये टारगेट करना चाहिए? सर, लॉटरी की टिकट गरीबों के यहाँ बिकती है, अमीरों के यहाँ नहीं बिकती। एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपको जिंदगी में 20-30 साल पीछे फेंक देता है। लोग आखिर पैसे बनाएंगे कैसे? शॉर्टकट तो लोगों को लगता है शेयर से ही बना सकते हैं। आज भारत में 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है। कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जिनका नाम आप जानते हैं? लोग मैथ नहीं समझ रहे। पैसा बनता ही नहीं है इस मार्केट में। पैसा सिर्फ उसको बनता है जो लॉन्ग टर्म टिकता है इस मार्केट। आज जितने लोगों ने वेल्थ बनाई है, हाँ, प्रकाश, उन्होंने फिर उससे बिजनेस बना लिया। उन्होंने बिजनेस से बनाई है, तनख्वाह से बनाई है, व्यवसाय करके बनाई है। अगर आपने 10,000 रुपया डाला होता एक बार, सिर्फ एक बार वॉरेन बफे के फंड में उस टाइम 1965, आज कितना होता? आज वो होता 120 करोड़ रुपए। राइट टीचर को पकड़ो, राइट एजुकेशन। छपरी लोगों से एजुकेशन मत लो जो 19 साल 20 साल में आके लैम्बोर्गिनी और फरारी आपको दिखा रहे। अरे उन्होंने कब कितना ट्रेड किया? आज मेरे को मार्केट में 18 साल हो गए। छोटे निवेशक का काम डायरेक्ट निवेश करना नहीं है। वेल्थ एक ऐसी चीज है जो दिखाने वाली की कभी भी नहीं देखना, वो उसका उधार हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है संजय कथोरिया। वो क्या करते हैं, क्या क्या सलाह देते हैं लोगों को, उनके वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। तो उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सलाह है, हमारे दर्शकों के लिए क्या सलाह है। स्वागत है सर। नमस्कार प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप दिल्ली से ही मतलब लगातार यात्रा करके यहाँ पे पहुँचे हैं जी। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया बीच में। और मेरे पॉडकास्ट में जिस सेक्टर में आप वर्क करते हैं, मेरे दर्शक अभी तक अवेयर नहीं थे, ये कहना चाहिए, अवेयर नहीं थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट और ऐसी चीज़ों से अवगत थे। लेकिन चूंकि जो आप काम करते हैं वो दुनियादारी है ना, आध्यात्मिक बहुत हो गया। अब मेरे दर्शक थोड़े से दुनियादारी के बारे में भी जानना चाहेंगे, भौतिक चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। और आपने अच्छी बात की थी कि शुरुआत में कि ये पार्ट ऑफ अध्यात्म भी है, कि अर्थशास्त्र पे डिस्कशन भी हुआ है पहले भी। तो मुझे थोड़ा पहले अपने बारे में बता दें ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो अवेयर हो जाए आपके लिए, आपके बारे में, कि आप क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने पढ़ाई की, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, मी मुंबई का राहो, कहते हैं मैं खुद ही मुंबई का हूँ जी। मेरे फादर पहले ONGC में हुआ करते थे। अच्छा। फिर वो 2015 में रिटायर हो गए एंड हम लोग बॉम्बे आ गए थे 1991 में। ओके। और तब से मेरी पूरी एजुकेशन मुंबई में हुई है। सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल जुहू, DJ सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगेन जुहू, विलेपार्ला, इरला, और उसके बाद वेलिंगकर्स में मैंने MBA करी। तो मैंने MBA इन फाइनेंस करी और MBA फाइनेंस करके मुझे जॉब लगा रियल एस्टेट में। यहाँ पे एक बहुत फेमस कंपनी है रहीजा यूनिवर्सल, रहीजा बिल्डर्स जिसको कहते हैं। तो उनके साथ मेरा जॉब चालू हुआ। MBA मैंने फाइनेंस में करी थी और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ाई छोड़ते हो तब आपको रियल पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तब तक आप पढ़ाई कर रहे थे एक सिस्टम के हिसाब से। अब आप जाते हो जॉब सिस्टम में, जॉब सिस्टम और रियल एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। तो वहाँ जो चलता है और आपको लगता है कि वहाँ बहुत कुछ सीख गए, जैसे आप जॉब में जाते हो बोलते हैं यार ये तो कुछ अलग ही चल रही है यहाँ पे दुनिया। तो तब से मैंने अपने ऊपर बहुत निवेश किया, अपनी पढ़ाई पे बहुत निवेश किया फिर से आगे, और अपनी सैलरी का कुछ प्रपोर्शन में हमेशा अपनी पढ़ाई पे रखता था। उसके बाद मैंने CFA करी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। 2012 में मुझे CFA अवार्ड हुई, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है फाइनेंस में, यानी उससे ऊपर फाइनेंस में कुछ भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो वो मैंने डिग्री करी और वो आपको फाइनेंस से अवगत कराती है, इन्वेस्टमेंट से अवगत कराती है, इन्वेस्टमेंट्स दूसरों के लिए कैसे प्लान करनी चाहिए। मतलब एक तो अपने लिए आप कर रहे हैं, पर दूसरे के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है मेरे को जिंदगी में ये पाना है, इस तरीके से पैसे निवेश करने हैं, तो उनके गोल्स के अराउंड बेसिकली हमारे को एजुकेट किया जाता था उसमें। फिर मैंने बहुत साल रियल एस्टेट में काम किया, फिर मैं बिजनेस कंसल्टिंग में आ गया और मैं छोटे माध्यम वर्ग के जो बिजनेस होते हैं, SMEs होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंस। तो फाइनेंस को लेकर मैं उनको कोच करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ ताकि वो फाइनेंशियली हेल्दी रहे अपने बिजनेस में, क्योंकि कोई भी बिजनेस फाइनेंस में अगर थोड़ा डामाडोल हो जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। जितने भी फेलियर्स होते हैं वो बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड फेलियर्स ही होते हैं। तो वो कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि वो लोग ना ऐसे बड़ी बड़ी गलतियाँ करें। बस यही काम करते हैं। और आज यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट चैनल है, जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि निवेश कैसे करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट्स को लेके मिथ है उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को भी आराम से चलो, है ना।
ओवरनाइट रिच होने की कोशिश मत करो, ये सब स्कैम होते हैं। तो इसी बारे में अवगत करा रहे हैं लोगों को और कुछ पढ़ा रहे हैं उनको। देखिए आप में और मेरे में मतलब समानता तो नहीं बोलेंगे, दोनों कैसे अपोजिट हैं। आपने पढ़ाई मुंबई में की और रहते दिल्ली में। जी। मैंने पढ़ाई दिल्ली में की, रहता मुंबई में हूँ। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पहले तो नो डाउट बाजार में और फिनेंस में जो जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को वो तो है। मुझे ये जानना है कि आपने अर्थशास्त्र का जिक्र किया और कौटिल्य का जिक्र किया था जब हमारी चर्चा ऐसे हो रही थी। थोड़ा अगर उसके बारे में हमारे लोगों को बता पाएं कि अर्थशास्त्र कैसे भारतीय सभ्यता से, संस्कृति से और हमारे पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। देखिए हम लोग है ना अपने शास्त्रों को बहुत अंडररेट करते हैं और सिस्टमैटिकली हमारे शास्त्रों को अंडररेट किया जाता है। पहले गुरुकुल सिस्टम्स होते थे। गुरुकुल सिस्टम में टीचर होता था, टीचर के बाद स्टूडेंट होता था, गुरु शिष्य परंपरा जैसे हम कहते हैं। राइट। तो जो बच्चा होता था वो जाके गुरुकुल में रहता था अपने पेरेंट्स को छोड़ के, और वहाँ वो डेवलप होता था और वहाँ हर शास्त्र में डेवलप होता था। चाहे उसके खुद झाड़ू भी मारना है वो भी वो सीखता था। जैसे आज हम जापान की बहुत तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वहाँ के बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि अपनी जगह को साफ रखो। जापान के लोग जब फुटबॉल देखने जाते हैं तो जो भी कचरा होता है वो उठा देते हैं। जापान के जब टीम अपना रूम छोड़ के जाती है, ड्रेसिंग रूम छोड़ के, एकदम स्पिक एंड स्पैन साफ सुथरा छोड़ के जाते हैं। लोग ये सब चीज़ें तारीफ करते हैं, पीछे बहुत फोटोज भी वायरल हुई। तो ये जो सभ्यता थी हमारी भी सभ्यता यही थी, पर उसको सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया, मतलब एकदम फिनिश कर दिया। बहुत कम गुरुकुल बचे हमारे। अब हम बात करते हैं आजकल फाइनेंशियल नॉलेज, बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दे रहे। मैं इस पे बीच में खाली आपको रुकूंगा कि और आपने जो गुरुकुल की बात की, और मतलब लकली कल नहीं 2 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था सिर्फ गुरुकुल पे ही जी। योगेश भारद्वाज जी एक शख्स हैं जो कि काफ़ी गुरुकुल चलाने की कोशिश कर रहे हैं जी, प्रयत्नरत हैं बहुत दिनों से कि गुरुकुल व्यवस्था फिर से रीएस्टेब्लिश करें। प्लस सरकार की जो नियम है, सरकार की जो शिक्षा पॉलिसी है उसमें कैसे इसको ऐड ऑन किया जाए जी, उसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और उनसे ये चर्चा भी हुई थी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें कैसे आप लोग सोचते हैं कि गुरुकुल है, गुरुकुल में पता नहीं क्या पुरानी चीजें बताई जाएगी, बट अच्छी बात ये आपने बताई कि जो अर्थशास्त्र हो या फिर दूसरी डिपार्टमेंट है, दूसरी पढ़ाई हो, कूटनीति, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ सिखाया जाता है। सब कुछ गुरुकुल में सिखाया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरुकुल मतलब आप फिर वो पंडित, लोगों को लगता है कि भाई आपने बाल मुड़वा लिया, टिक रख ली और आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी नहीं है। तो लोग मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे वन ऑफ द स्टेट्स के सीएम भी जो हैं वो एक गुरुकुल से बिलोंग करते हैं, एक मठ से बिलोंग करते हैं। बाबा रामदेव, इतने बड़े स्वामी रामदेव जी जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। उनके पार्टनर आचार्य बालकृष्ण जी, वो दोनों भी गुरुकुल के साथी थे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोई जस्ट बिकॉज वो कुर्ता पजामा पहन रहा है या फिर धोती पहन रहा है तो वो नहीं कर सकता। नहीं, अच्छी बात ये है, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आपके जैसे आदमी जो कि फिनांस के एक्सपर्ट हैं और काफ़ी वीडियो में आप मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अगर ऐसी बातें करें गुरुकुल परंपरा पे अपना जोर दे पढ़ाने पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और लोग मुझे लगता है कि आपकी बात सुनते भी हैं, लोग काफ़ी अवेयर होंगे। और मैं योगेश जी से जरूर ये वीडियो शेयर करूंगा आपकी बात। जी धन्यवाद प्रकाश जी। देखिए हमारे शास्त्र ही हमारे शस्त्र हैं। सिंपल क्या बात, हमारे शास्त्र हमारे शस्त्र हैं। हम भूल गए उनको, ये हमारी वो है, हमारी बेवकूफ़ी कह लो या हमारा दुर्भाग्य कह लो, पर हमारे शास्त्रों में जो नॉलेज दिया है, चाहे वो माइंड कंट्रोल के ऊपर हो, तो मेरी पूरे जीवन का आधार भगवत गीता है। मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। मैंने कहा मैं गुरु भगवत गीता का, पर जितना अध्ययन बेसिक कर सकता हूँ करता हूँ। एक श्लोक ने मेरे जीवन के कई टाइम पे, जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं खत्म हो जाऊंगा, उस टाइम पे आके मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक श्लोक ने मेरी जिंदगी बदली। क्या बात। तो एक वो भगवत गीता का आधार है। दूसरा ये कौटिल्य वॉज द एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य, जो 2nd सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में रूल करते थे भारत में। उनके एडवाइजर रहे हैं। उन्होंने 15 बुक्स लिखी हैं। अच्छा, ठीक है। अर्थशास्त्र कहते हैं उसको, जिसमें कूटनीति के बारे में लिखा है, वॉर के बारे में लिखा है, इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, कोर्टमैनशिप। पता है, जैसे आप समझिए कि एक राज्य है, राज्य में कोर्टियर्स जो होते हैं, जो कोर्ट चलाते हैं, उनका धर्म क्या होता है, राज्य में जो लोग रहते हैं उनका धर्म क्या होता है। क्या बात। अब आप सोचिए कि अगर ये एजुकेशन सामान्य नागरिक को मिले, देखिए हर वर्ग का ना अपना एक पार्टिसिपेशन है पूरी इस इकोसिस्टम में। हमारे पास जो है एडवाइजर्स हैं, ठीक है, जो नॉलेज देते हैं। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो देश को चलाते हैं, या फिर जो हमारे क्या कहते हैं बॉर्डर्स पे हमारे लिए लड़ते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी है, मर्केंटाइल कम्युनिटी है जो बिजनेस करती है, और एक हमारे पास सर्विंग कम्युनिटी है जो सेवा करती है, ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन की सेवा करती हो या एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा करती हो। तो ये 4 कम्युनिटीज हमारी हमेशा से रही हैं। अब ये 4 कम्युनिटीज में हर कम्युनिटी का क्या रोल है
उसको कैसे वो रोल निभाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो बताया गया है। अब मुझे क्या जरूरत है किसी और फॉरेन ऑथर को पढ़ने की, जब स्टीफन कवी जिनकी सबसे ज्यादा बुक बिकी जिसका नाम है दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, राइट, और उनकी सबसे ज्यादा बुक बिकी इंडिया में। तो एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर आपको कैसा लगा? बोलता बड़ा दुर्भाग्य है, पूरी बुक मैंने भगवत गीता पढ़ के लिखी है। बोलते इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आप भारत में बैठे हो और मेरे को आपने लाखों रुपए की कमाई करा दी, करोड़ों रुपए की कमाई करा दी, सबसे ज्यादा बुक्स उनकी यहां बिकी है। इट्स अ वेरी फेमस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है। तो बोलते कि यार ये तो पूरा आधार ही मेरा भगवत गीता था। तो हमने नहीं पकड़ा, उन्होंने पकड़ लिया। और अमेरिकन की मार्केटिंग तो आप जानते हो, मतलब गॉड लेवल की मार्केटिंग होती है। वो तो मतलब पत्थर को भी हीरा बना के बेच देते हैं, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, पूरा हमारा ही शास्त्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा सही बोलो अपने बारे में, अच्छा बोलो, भगवान को हमेशा थैंक यू करते रहो, है ना। तो वो क्या है, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उन्होंने पैकेज कर दिया उसको। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोग 10-10 लाख के कोर्स बेचते हैं। तो पॉइंट क्या है, मैं कमिंग बैक टू द मेन थिंग, हमारे शास्त्र हमारे शस्त्र हैं। अगर कोई हमारे शास्त्रों का सीरियस गहन कर ले, तो चाहे वो युद्ध लड़ना चाहता हो, चाहे वो अपने आप को मैनेज करना चाहता हो, चाहे वो कोई राज्य चलाना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, वो हमारे शास्त्रों से कर सकता है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ अर्थशास्त्र पढ़ ले, उतना ही काफी है। देखिए, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की आपने, और कितनी अच्छी बात है कि हम लोग इस पॉडकास्ट में भी अब धीरे धीरे आध्यात्मिक बातें करने लगे। देखिए, एक व्यक्ति जिसका, मेरे को ऐसा लगता है, आप फाइनेंशियल सक्सेस तब ही पाके सस्टेन कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल सक्सेस पाना आजकल बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, पर फाइनेंशियल सक्सेस पाके उसको सस्टेन करना और हैप्पी रहना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोगों को लगता है कि दारिद्र्य से निकलना उनका सोल्यूशन है। मैं एक बात बता देता हूं, अगर दारिद्र्य में रह के आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए ना, तो एक चीज याद रखना, दारिद्र्य से बाहर निकल के जिस दिन आप अमीर बनोगे ना, आपकी प्रॉब्लम और बड़ी होने वाली है, ठीक है। अगर आप छोटे होते प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करना सीखे, तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा, इसका मतलब ये नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विल स्मिथ करके एक बहुत बड़े एक्टर है, सब जानते हैं। तो विल स्मिथ ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोलते जब मैं छोटा था और मैं जब गरीब था, तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे पास एक होप थी कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे पास एक होप थी कि यार मैं जब अमीर हो जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये एक होप थी, जैसे हर आम आदमी की होती है। तो वो अमीर हो गया, एक्टर बन गया, अमीरियत आ गई, फिर डिप्रेशन में चला गया। मुझे साला तब गरीबियत में तो अच्छे थे, तब एटलीस्ट एक होप तो थी कि मैं अमीर हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कैसे सॉल्व होगी? अब तो अमीर भी हो गया और अब डिप्रेशन भी है, तो अब कैसे सॉल्व होगा? तो उसने भगवत गीता पढ़ना चालू किया, और भगवत गीता पढ़ने के बाद उसका डिप्रेशन खत्म। वो इंडिया आया, रहा यहाँ, गोवर्धन काफी और काफी प्रचलित हुए थे। उनके फोटो वीडियो भी काफी वायरल हुए थे कि वो आए हुए थे। मैं जानता हूँ कहाँ आए हुए थे, क्योंकि मैं भी सेम इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म जो है ना, वो आपके जीवन का आधार है, और शास्त्र जो है वो आपके जीवन का शस्त्र है। अगर आप इन दोनों को रह के आप अपने भौतिक जीवन को इसके अराउंड मूव करोगे, आप बहुत प्रसन्नता से जियोगे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। देखो, प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है, तो वो तो नहीं, वो आप नहीं, परिस्थिति को नहीं बदल सकते। जब तक जिंदा है आदमी, समस्या ही होगी। तो परिस्थिति को मत बदलो यार, अपनी मनस्थिति को बदल लो, अपने माइंडसेट को चेंज कर लो, लुक एट द प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट मैनर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। बहुत ही अच्छा। अब आते हैं उस पे कि आपने अभी तक सोचा होगा फाइनेंस की बात करेंगे, नहीं, बट अच्छी हुई बात कि हमारी शुरुआत अगर आध्यात्मिक हो तो फिर जी लगता है कि अच्छा ही रही। अब कुछ ऐसी चीजें बताएं हमारे ऑडियंस को कि लोग क्या एक्साइटेड हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि शेयर बाजार में आया और कुछ न कुछ तो पैसे बना लेंगे, और जो 2 टियर 3 टियर या फिर मेट्रो सिटी से भी बहुत सारे लोग हैं जो रोजमर्रा के कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं एम्प्लॉय है और किसी तरह पैसे जमा करते हैं, उम्मीद में आते हैं और उम्मीदें टूटती हैं उनकी, है ना। हमेशा सुनता हूँ। कल या परसों एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक जर्नलिस्ट किसी से पूछ रहा था लड़के से, 96 लाख रुपए का उस पर लोन आ गया। अच्छा, हाँ, 96 लाख रुपए का कर्ज है, और उसको प्रेजेंट, उस ऐप को रिप्रेजेंट हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर और बड़े लोग कर रहे होते हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात। गलतियां नो डाउट आप जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है 100% कि आप ऐसी किसी भी चीज को प्रमोट ना करें जिसमें आम लोगों को दिक्कत हो जाए या आम लोग उससे इन्फ्लुएंस हो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी है कि आप अवेयर हो। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि लोगों को कि किस में जाना चाहिए, कौन सुरक्षित है। सेव पैसा तो देखिए हर कोई कमाना चाहता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि पैसे ना कमाना चाहता हो। हर कोई चाहता है कि अमीर बने, लेकिन उसका सही रास्ता क्या है? प्रकाश जी, हमारे यहाँ ना एक फाइनेंस में कहावत है कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। अच्छा, ठीक है जी। अब वो लोग ये फाइनेंस की कहावत क्यों है? ये तो एक नॉर्मल कहावत है, ये फाइनेंस की कहावत इसलिए क्योंकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी या अगर कोई चीज आपको टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप तो बॉम्बे के हो, मैं भी बॉम्बे का था।
सोमवार शाम को अंधेरी स्टेशन पे 7 बजे एक मेट्रो ये आती है, लोकल आती है, और वो जा रही है बोरीवली की तरफ, और वो खाली है, तो आपको क्या लगेगा? सोमवार वर्किंग डे पे हो ही नहीं सकता, यानी कि वो यार्ड पे जा रही है, या वो यहाँ पर स्टॉप हो रही है, खत्म हो रही है, या तो खत्म हो जाएगी या यार्ड पे चली जाएगी, तभी वो खाली है। अब आप सोचो, आप नए नए आए बॉम्बे में, बोले यार यहाँ तो लोग मेरे को डराते थे कि सोमवार को तो तू ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकता, अपने आप धक्का लगेगा तो चढ़ेगा, अपने आप धक्का लगेगा तो उतरेगा, और यहाँ तो पूरी ट्रेन ही खाली, अपन ही राजा घुस गए अंदर, और वो चलेगी यार्ड, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। ट्रेन ने तो अपना काम करना था। इसी तरीके से आप अगर एक घर में जाते हैं जिसके बाहर लिखा है बी वेयर ऑफ अ डॉग, यहाँ पे अंदर कुत्ता है, और आप जाते हैं और बी वेयर नहीं रहते और कुत्ता आपको काट देता है, तो गलती किसकी? आपकी। बिल्कुल, कुत्ता रखने वाले की नहीं है। इसी तरीके से जब आप अगर इतना भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको दिन में 10 गुना, महीने में 20 गुना, साल में 50 गुना देती है, ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी होती तो मुकेश भाई अंबानी लाखों करोड़ों का कैपिटल लेके, इतना बड़ा धंधा चला के, 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, ये सब क्यों सर्कस करते? उतना पैसा उठाते, फ्यूचर्स ऑप्शंस में लगाते, या फिर इस तरीके की बेटिंग एप्स में लगाते, वो भी अरबपति बनते। अरबपति तो बने ही है, चलो और मल्टीपल अरबपति बन जाते। सर, लॉटरी की टिकट गरीबों के यहाँ बिकती है, अमीरों के यहाँ नहीं बिकती, क्योंकि गरीबों के यहाँ गरीब मानसिकता के लोग रहते हैं, उनको लगता है मैं कुछ 10 रुपए दूं तो मेरे लाख रुपए बन जाए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक इंसान को खुद समझना पड़ेगा कि वेल्थ कैन नॉट बी बिल्ड इन शॉर्ट टर्म, वेल्थ आप शॉर्ट टर्म में नहीं बना सकते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जैनेटर होते थे यूएस में, बड़े फेमस हुए वो, उन्होंने 11 जैनेटर समझते हो, जो झाड़ू पोछा मारते हैं, ठीक है, वहाँ उनको जैनेटर बोलते हैं। ये व्यक्ति ने अपना काम चालू किया 12-14 साल की उम्र में, और जब काम चालू किया ना, जो छोटा सा पैसा बचता था वो एक पैसिव इंडेक्स फंड में डाल देते थे, S&P 500 में, ठीक है, थोड़ा बचा डाल दिया, थोड़ा बचा, SIP कह लो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थोड़ा बचा डाल दिया, थोड़ा बचा डाल दिया। जब वो 60-65 साल के हुए, वो पैसा बढ़ बढ़ के $8 मिलियन हो गया था। अच्छा, $8 मिलियन, ठीक है। पर यही वो जैनेटर अगर सोचता कि यार कोई एक लॉटरी की टिकट मिल जाए, हर महीने ये मैं जो $10-20 बचा रहा हूँ, $50 बचा रहा हूँ या $100 बचा रहा हूँ, उसको मैं SIP में नहीं डालता या S&P 500 में नहीं डालता, मैं कोई लॉटरी में डालता, तो क्या उसका $8 मिलियन बनता? कभी भी नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि लॉटरी का पूरा सिस्टम ही आपके अगेंस्ट है। लॉटरी के केस पे सिर्फ लॉटरी वाले जीतते हैं, तो कंपनी जीतती है। अभी पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बहुत प्रचलन हुआ, नाम आया, उसमें सबसे बड़े डोनर कंपनी कौन सी थी? लॉटरी वाली, साउथ वाली जो। तो कैसे थी? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं सब काम। सो आपको समझना है, बायर बीवेयर, उस घर में कुत्ता है, ध्यान से घुसो, ठीक है, और हो सके तो घुसो ही मत उस घर में, आराम से बाहर रहो। अब वो आदमी जो 96 लाख के उधार में आ गया, उसकी जिंदगी खत्म है सर। प्रकाश जी, अब वो आगे नहीं आ सकता अगर उसने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया। अपनी आम जिंदगी जी के अब वो 96 लाख का लोन वापस नहीं कर सकता। क्या तनख्वाह मिलेगी? 15,000, 20,000, तो कितना वापस कर देगा लोन? महीने का 5,000 रुपए, मतलब साल का 60,000 रुपए, 160 साल लग जाएंगे उसको, तो जिएगा ही नहीं इतना। तो ये तो ब्याज के बिना बता रहा हूं मैं। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपको जिंदगी में 20-30 साल पीछे फेंक देता है। गलती करना फाइनेंस में सबसे आसान काम है, पैसे बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पैसे लोगों को ओवरनाइट बनाने और ओवरनाइट पैसे बनते नहीं है। तो बस ये मैथमेटिक्स है। राइट, तो आपकी अकॉर्डिंग मुझे लगता है SIP में ज़्यादा, देखिए SIP नहीं, कोई भी काम जो करो सिस्टमैटिक करो, रूल्स के हिसाब से करो, नियम के हिसाब से करो। लेकिन क्या होता है कि संजय जी, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं और नो डाउट लोग न्यूज़ से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। हमेशा बताया जाता है कि जो टॉप रिचेस्ट आदमी है दुनिया का, वो करता क्या है, देखो जो शेयर वाले जो होते हैं वो देखो शेयर में जरूर इन्वेस्ट करता है, शेयर से ही लोग पैसे बनाए हैं, तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस होता है, नो डाउट। अब उसमें एक जरूरी चीज़ है कि आप क्या उतने एजुकेटेड हैं, या फिर आप शेयर को लेकर आपकी जानकारी कितनी है, और आप जितने भी इन्फ्लुएंस करने वाले एडवर्टीजमेंट हैं या फिर वीडियो हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्या आप उनसे प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, क्या आपको डीप नॉलेज है, ये जरूरी चीज़ है। लेकिन लोग आखिर पैसे बनाएंगे कैसे? शॉर्टकट तो लोगों को लगता है शेयर से ही बना सकते हैं, दूसरा कोई तरीका तो उन्हें दिखता नहीं है। आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाजार की भी एक जिम्मेदारी है कि जो अपने नागरिकों के प्रति थोड़ा उनको सच बताए, सत्य बताए कि भाई इतना आसान नहीं है, उसके लिए कोई कोर्स है, पढ़ाई है,
आप डेली लगेंगे और कुछ पैसे आप यहाँ से लेके नहीं जाओगे, है ना। बाजार का पैसा है, बाजार में घूमता है ना। आप ये सोच रहे हो कि मैंने एक लगाया, और आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी सोचता है कि भाई मैंने आज 1000 रुपये लगाता हूँ, शेयर कर दूंगा, शाम तक 10,000 तो हो ही जाएंगे मेरे। अब इस कभी कभी क्या होता है, कभी 1000 का 10,000 हो भी जाता है उनका, एक आधी बार। अब वहां से जो ये 96 लाख वाली जर्नी है ना, ये जर्नी वहां की है 96 लाख। जब वो 10 का 15 बना चुका होगा, मैं कुछ 1-2 लोगों को जानता भी हूँ संजय जी, जिन्हें मतलब लॉटरी तो नहीं, कैसीनो और इन सब की आदत थी, सेम आदत, और उसने 1 करोड़ रुपए जीते सामने में कैसीनो में। अब उसे लगा कि जब आप 1 करोड़ आपके दिमाग में आ जाता है ना कि 1 करोड़ जीता आपने, तब आप सारी कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि अरे अगर 2 आ जाए तो मैं घर का EMI भी चुका दूंगा, लोन खत्म कर लूंगा, मैं वो फलानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, 2 कर लेता हूँ। अब वो 2 के चक्कर में वो 1 भी जाता है उनका। तो मेरा, चलो कैसीनो तो एक अलग चीज है, बट जो जिम्मेदारी बाजार की है, सेबी जैसे संस्था या स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सबके प्रति, या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो ऐड चल रहे हैं उस पर कंट्रोल करें? सर देखिए, अभी तो कोशिश की जा रही है, पर मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि कहानी वाला आएगा, कहानी सुना के जाएगा, ये तो खत्म नहीं होगा ना। आप लोगों को यहाँ से हटा दो कि भाई स्टॉक मार्केट में नहीं सट्टा करना। बहुत सारे अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं, डब्बा ट्रेडिंग की मार्केट है, आपको पता ही है कितनी बड़ी मार्केट है, उसको कैसे रेगुलेट करोगे? वो तो रेगुलेट होती ही नहीं है, उसमें तो कच्चे का पैसा घूम रहा है। फिर एक फालतू सी ऐप आ गई कलर ट्रेडिंग की, आपको पता है मेरे को पर्सनली एटलीस्ट 20 मैसेज आए होंगे कलर ट्रेडिंग वालों से कि आप हमारे को प्रमोट कर दो। कलर ट्रेडिंग क्या है? कलर ट्रेडिंग है कि एक ऐप आ गई है, अब वो ऐप में आप कलर सिलेक्ट करोगे, अगला कलर कौन सा आएगा, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ना, अगर बाय करोगे तो शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे अगला कलर कौन सा आएगा, घूमे रूले होता है ना, जैसे रूले कि आपने बोल दिया कि अब 14 नंबर आएगा, तो वैसे ही हो गया, ये हरा, लाल, पीला, लाल, तो जो भी कलर है। मेरे को भी आता है प्रमोट करने, क्योंकि मैं भी फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ। तुम पागल हो यार, मतलब ये बच्चों की जिंदगी ले रहा है, उनकी बैंड बजाओ ना, उधर बैंड बजाओ। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, और शायद अभी वो आदमी बाकी दुबई या कहीं चला गया, जो डेली बता रहा है कि देख मैंने बोला था कल 1 लाख जीतने वाला है। हाँ। और फिर वो दिखा भी रहा होता है वीडियो में। पता है क्या, ये सारी एप्स है ना रिग्ड होती है, लोगों को समझ नहीं आता, ये सब रिग्ड एप्स है। अगर आप रिग्ड एप्स में, अगर एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे पैसे जीते कोई रिग्ड ऐप के थ्रू, तो रिग्ड थी, ठीक है, उसको फेवर दिखा दिया, क्योंकि उसके 1 लाख जीतने से नीचे 1 लाख लोग खुश हो जाएंगे, और वो 30-30, 40-40, 50-50 रुपए दे देंगे। यही तो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। देखिए, कोई भी, आप पहले एक चीज याद रखना, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल 2 चीजें होती है। राइट। गेम ऑफ चांस है रूले, या ये सब जो फालतू बना है, आपने बॉल घुमाई और वो आपने 14 बोला और 14 आ गया, ये गेम ऑफ चांस है। आपका क्या दिमाग लगा इसमें, आपकी क्या बुद्धि लगी? कुछ नहीं। फिर कहता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल होता है आप किस तरीके से कंपनी को, अब रिलायंस है तो उसको एनालाइज कर रहे हो, अच्छा आज शेयर इसका 2900 है, कल का जाके 3500 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ऐसा होगा। इतना बुद्धि तो लोगों को लगाना ही नहीं है ना, लोगों को मोहताज ही चाहिए, जल्दी से फट 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 पैसे बन जाए हमारे। तो वो जो फट 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 पैसा बनाना चाहते हैं, वो मुझे पैसा देके चले जाते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मैं पेशेंट हूँ, वो इम्पेशेंट है, वो मुझे पैसा पकड़ा के चले जाते हैं, मैं ले लेता हूँ। तो इनका पैसा मैं ही खा रहा हूँ, या मेरे जैसे ही लोग खा रहे हैं। आपने बात करी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया। आज भारत में 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जिनका नाम आप जानते हैं? 20, 30, 50, 100, 500, 200, 1000, 2000, 5000, उससे नहीं। सर एक मजेदार बात बताता हूँ, डेटा क्या, मेरे को ना डेटा समझ आता है। अभी पीछे हो हल्ला हुआ किस बात का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5 कर दिया, ठीक है। अब आप मजेदार बात सुनो, मेरे हिसाब से 20-30 करोड़ लोग रोने लग गए, हाय राम ये क्या कर दिया हमारे गेन। अब इस साल 30 लाख लोग, सुनना ये बात, 30 लाख लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है। कितने में से? 140 करोड़ में से 30 लाख लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बना है। किसी का 10,000 बना है, किसी का 1000 बना है, किसी का 20,000। जो टैक्सेबल है वो 1 लाख के बाद है। 1 लाख तक तो अभी तक, अब तो 1.25 लाख कर दिया, तो अभी तक 1 लाख था। 1 लाख के ऊपर जिनका अमाउंट बना है, जिनको रियली टैक्स लगेगा, ऐसे सिर्फ 3 लाख लोग। रो कितने लोग रहे हैं? 30 करोड़ लोग। टैक्स किस पे आया है? 3 लाख लोगों पे। लोग मैथ नहीं समझ रहे। पैसा बनता ही नहीं है इस मार्केट में। पैसा सिर्फ उसको बनता है जो लॉन्ग टर्म टिकता है इस मार्केट में। राकेश झुनझुनवाला कब से टिके? चलो अब तो निधन हो गया उनका, 42-43 ईयर्स रहे। मधु केला कितने साल से हैं, विजय केडिया कितने साल से हैं, राधाकिशन धमानी जी कितने साल से हैं। आप उनकी जर्नी भी तो देखो, थप्पड़ खाए, नीचे गिरे, ऊपर हुए, रहे ना मार्केट में। और अगर आप सबकी स्टोरी देखोगे ना, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, सबके पास मेंटर था।
राकेश जी के पास राधा किशन धमानी जी थे, राधा किशन धमानी जी के पास मन्नू मानिक थे शुरू में जी। मधु केला जी ने राकेश झुनझुनवाले जी को अपना गुरु बनाया। तो हर व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में आया उसने कोई गुरु बनाया। तुम बिना गुरु बनाए या बिना ये सब इकोसिस्टम में आए तुम सोचते हो कि तुम पैसे बना लोगे तो कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं। कल मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें उनका कोई, जब उन्होंने राधा कृष्ण दवानी जी ने कुछ इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला था, लोग पूछ रहे थे पत्रकार की कुछ टिप्स हमें दें कि शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करना है और क्या मार्केट में आने वाला फ्यूचर क्या है। उन्होंने बोला कि जर्नलिस्ट को कि अगर शेयर मार्केट सही होता है और शेयर मार्केट से इतने पैसे बनते सेफ होते तो मैं अपने बच्चों को डीमार्ट खोल के देता क्या। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। देखिए आज जितने लोगों ने वेल्थ बनाई है, हाँ, प्रकाश, उन्होंने फिर उससे बिजनेस बना लिया। उन्होंने बिजनेस से बनाई है, तनख्वाह से बनाई है, व्यवसाय करके बनाई है। स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने वाले बहुत कम लोग हैं और वो लोग हैं जिनका पूरा व्यवसाय ही स्टॉक मार्केट था। आज मोतीलाल ओसवाल शेयर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाता, शेयर ट्रेडिंग करवा के पैसा बनाता है। जीरोधा शेयर ट्रेडिंग से, जीरोधा का खुद का मालिक 60% पैसा एफडी में डाल के बैठे हैं। वो कहां से शेयर ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं? निखिल कामत। वो ट्रेडिंग करवा के पैसा बना रहे हैं। उसका व्यवसाय ट्रेडिंग करवाना है, करना नहीं है। जो अफीम बेचता है वो अफीम खाता नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बेचता है वो अपने बच्चों को 12-12 साल की उम्र तक स्टीव जॉब्स ने आईपैड नहीं दिया था क्योंकि उसको पता था कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये दूसरों के लिए, तो दूसरों को पहले क्या कहते हैं, लुभाओ और उसके बाद उनको टिकाओ कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, काम की चीज। और इसी में कुछ लोग बाय चांस जो बन जाते हैं, अपने बोला बाय चांस वाली जो बात है, तो फिर वो एग्जांपल हो जाता है, फिर लोग भागने लगते हैं उनके पीछे। एनेक्डोटल एविडेंस पे आप कैसे काम कर सकते हो? आप बोलो कि मेरे 300 दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है संजय जी जिसने पिछले साल 50 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से बनाए, बाकी 299 का भी बताओ ना क्या हुआ। ये तो एनेक्डोटल एविडेंस हो गया ना कि एक व्यक्ति की आप मेरे साथ बात कर रहे हो। बोलो मेरे 300 दोस्त हैं, 300 में से 200 दोस्तों ने लॉस किया, 50 दोस्तों ने ब्रेक इवन किया, 30 दोस्तों ने कैपिटल पे एफडी को ब्रेक किया और कुछ थे जिन्होंने बम्पर प्रॉफिट बनाया। तो बात समझ आती है। आप बोलो नहीं, जो एक दोस्त है जी मेरा जिसने 1 करोड़ बना लिया साल का, अब उसको देखा देखी मैं चलूंगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। अब उसकी क्या परिस्थिति थी, क्या नॉलेज थी, क्या इंफॉर्मेशन थी, किस बेसिस पे उसने पैसा बनाया, हमारे को तो पता ही नहीं है सब बातें। अब एक लड़का था, मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा है, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में। उसके एक दोस्त ने कुछ 50-60 लाख रुपए एफएनओ में बना लिए। बन गए, ठीक है, बन गए, अच्छी बात है। तो भाई को लगा भाई ये कर सकता तो अपन भी, इफ ही कैन डू आई कैन डू, वेरी नाइस, चलो लग जाओ काम पे। पहले साल उसको 20 लाख का लॉस हुआ। ही इज इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। कितने साल का? 18 साल का, 20 साल का, सॉरी, 20 साल के बच्चे को 20 लाख का लॉस हो गया। भाई अगले साल तो हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं नहीं ट्रेड करूंगा, पर क्या है, वो महक, वो खुशबू आपको मार्केट की तरफ ले ही आती है, आदत है ना, तो वो आ गई खुरक। अगले साल 26 लाख का लॉस कर दिया। इंजीनियरिंग खत्म नहीं है भाई पे 40 लाख रुपए का नुकसान। ये 96 लाख वाले ना, मेरे सामने, मैं आपको 10 केस बता दूंगा, उनको रोज इंस्टाग्राम पे आते, सर मैं मेरा परिवार खत्म हो चुका है, मेरे पे इतने का उधार हो गया है, लेंडर्स मेरे घर के बाहर खड़े हैं, मतलब बहुत ऊटपटांग चीजें लिखते हैं, मतलब अजीबोगरीब चीजें होती है। हम जानते नहीं नीचे भारत में चल क्या रहा है। और इसमें मैं सिक्योरिटीज मार्केट की क्या गलती मानूं? वो तो मार्केट हमेशा है, रहेगी, आगे भी रहेगी। आपको खेलना आना चाहिए ना। आप अगर उस मार्केट को सट्टे की तरह अप्रोच करोगे तो वो मार्केट आपका पैसा लूट लेगी, राइट। और अगर आप उसको वेल्थ क्रिएशन की तरह देखोगे, लॉन्ग टर्म, वो आपको इतना पैसा देगी। हर्षद मेहता सही कहते थे, ये इतना बड़ा समंदर है कि सारे देश की प्यास बुझा सकता है। और ये तो तब कहते थे, अब तो कितना बड़ा हो गया। तो मुद्दा ये है कि वेल्थ को क्रिएट करने के 2 ही तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके। एक है, या तो आप जो व्यवसाय करते हो उसमें आप नंबर 1 बन जाओ, राइट, ठीक है। आप अगर जॉब कर रहे हो, आज आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये महीना, 40,000 है, आप उसको 2 लाख करो मेहनत करके। ये मैंने किया। मेरी तनख्वाह 6 टाइम्स बढ़ी थी 6 ईयर्स में। वो कैसे बढ़ी? क्योंकि मैंने अपने ऊपर मेहनत करी ना, राइट। मैं एमबीए करी थी, मैंने सीएफए कर ली, ठीक है, मैंने एक्सेल के कोर्सेज करे, तो मैंने अपने आप को बेटर किया, जिससे मेरी तनख्वाह 6 साल में 6 गुना बढ़ गई। तो वो मार्केट्स ने थोड़ी किया है, वो तो मैंने किया है। फिर वो जो बढ़ा हुआ पैसा था वो मार्केट्स में डाला, और मार्केट्स में डालने के बाद 10 साल भूल गया, तब जाके वेल्थ बन गई। तो वेल्थ सिर्फ 2 तरीके से बनेगी। फास्ट बनानी है तो अपने ऊपर मेहनत करो, मोहताजी मत करो। और लॉन्ग टर्म बनानी है, बड़ी वेल्थ बनानी है, तो आराम से स्टॉक मार्केट में निवेश करो, लंबे समय के लिए करो और उससे दूर रहो। बस यही तरीका है, सबसे इजी तरीका। तो आपने इतनी सारी जानकारी दी, और लेकिन इसमें एक लग रहा है फिर तो लोग डर जाएंगे बाजार से कि भाई जब इतना ही रिस्क है, इतना खतरा है, तो फिर कोई ट्रेड तो करना नहीं चाहेगा, पहली चीज। तो
और मुझे लगता है कि एक तो जो आजकल सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, हर कोई ट्रेड गुरु बना हुआ है, हर कोई टिप्स दे रहा है, हर कोई, आप जाओ तो हर दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे आपको वीडियो के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में आपको ये टिप मिलते रहते हैं। तो लोग कैसे फिर ट्रेड जो करना चाहते हैं, जो सच में करना चाहता है और जिसकी इच्छा है, और प्लान वे में, मतलब ऐसा नहीं हो कि बाई चांस नहीं करना चाहता, जैसा आपने बोला कि सिस्टमेटिक करेगा, लॉन्ग टर्म का प्लान करे, तो उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इन लोगों से कैसे अवेयर, मतलब बचे ये लोग जो सोशल मीडिया पे एक भ्रम चल रहा है। मतलब अगर मैं अभी मोबाइल खोल लूँ तो मुझे लगता है कि 100 रील्स मिलेंगे। कोई गाड़ी में बैठा हुआ बोला कि आज ही बना लो, आज खरीदो इस शेयर को, 10 रुपए का शेयर आपको बना देगा मालो माल। मतलब ऐसे तमाम वीडियो भरे हुए हैं, लोग बचेंगे कैसे इससे? देखिए, वही मैंने कहा था, जैसे जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है, या अगर किसी के घर के बाहर लिखा है कि राइट, बिवेयर ऑफ डॉग, तो आपको सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना है। आप है ना, देखो कि इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बुफे रहे हैं, राइट, ठीक है। वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट करते हैं, आज 92 साल के हो गए। 81 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस एक सिंगल आदमी का सिर्फ वही है पूरे जहां में, जिनका 81 ईयर्स का एक्सपीरियंस, दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। और ना मुझे लगता है कि बहुत सदियों तक कोई आ आएगा। अब वो आदमी जो बातें कहेगा वो तो सही होंगी ना, 100%। अगर देखो क्या था, जब मैं यंग था 22-23, तो मैंने उनकी एक बुक पढ़ी। मैंने बोला, मैंने यार ये बुड्ढा सटी आ गया है, इसके हिसाब से चले तो अपन तो बहुत देर बाद पैसे बनाएंगे। तो हम जो है अपने हिसाब से बनाएंगे, मार्केट ट्रेड करेंगे, फ्यूचर्स ऑप्शंस खरीदेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे, 10 में खरीदेंगे, 100 में बेचेंगे, ट्रेडिंग करके कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। वो सारे अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमने देख लिए। 3 साल में हमारे को 5-7 लाख का लॉस हो गया। फिर हम वापस उस किताब को उठाए, उनको सॉरी बोले, और अब जो उन्होंने उस टाइम से बोला तब से लेके अब वही अप्लाई कर रहे हैं। अब पैसे बन गए, अब कोई स्ट्रगल नहीं बना। क्या बोला था उन्होंने? देखो, उनकी ना कुछ बातें याद रखनी। एक तो वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म, ठीक है। दूसरी चीज है, एक आदमी जिसने इतने सालों से निवेश किया है, उसका सालाना रिटर्न है 20%। 20% सालाना रिटर्न है आजकल के पूरी लाइफ में 81 ईयर्स। हाँ, 81 ईयर्स। बट उन्होंने 19 उनका जो शेयर आया था 1965 में आया उनकी कंपनी का। आज क्या हो गया, 2024 में 60 साल हो गए, ठीक है। तो 60 साल से वो सालाना 20% से कंपाउंड कर रहे हैं। अब इसका मजा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 10,000 रुपया डाला होता एक बार, सिर्फ कह रहा हूं, एक बार वॉरेन बुफे के फंड में उस टाइम 1965 में, आज कितना होता? आज वो होता 120 करोड़ रुपए। एक बार कह रहा हूं, रोज नहीं, एक दिन कह रहा हूं। मैंने एक मजेदार एक्सरसाइज करता हूं अपनी क्लास में, और आपके साथ भी करता हूं क्विकली। 8 + 8 + 8 कितना होता है? 24। 24। 8 × 8 × 8 × 8 कितना होता है? 512। टाइम लगा? 24 बनने में टाइम नहीं लगा, यहाँ जल्द टाइम लगा। कंपाउंडिंग लोग सोच ही नहीं पाते, इतनी पावरफुल होती है। अगर मैं किसी को बोलूं कि तुमने एक बार 10,000 लगाया था और वो 100 करोड़ बन जाएगा, कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा। नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अब यही दुविधा है, और वो फिर सोचने लगे कब बनेगा। हाँ, यही दुविधा है लाइफ की। तो वेल्थ इज ऑलवेज मेड ओवर लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में आपको वेल्थ चाहिए तो वो सिर्फ व्यवसाय से बन सकती है। बस बहुत क्लियर हो जाओ जिंदगी में इस बात को लेकर। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। संजय जी को हमने फरारी में देखा, दुबई में, वो अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो वो तो कोर्स बेच रहे हैं ना भाई, फरारी भाड़े पे थी। तो कोर्स बेचने की मार्केटिंग कॉस्ट थी फरारी मेरी भाई। तुम्हें गधा बनाना था मेरे को, तो मैं फरारी लेके आ गया। मुझे पता है तुम्हारे साथ फरारी चल जाती है, लंबोर्गिनी चल जाती है, दुबई चल जाता है, तो मैंने वो कर दिया। तुम गधे बन गए, तो गधा मैं थोड़ी तुम हो। सॉरी, मतलब थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, राइट, बट इतना जरूरी है हार्श होना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा आपका है बॉस, किसी और का नहीं है। बहुत मेहनत से आपने कमाया, बहुत शिद्दत से कमाया, 18-18 घंटे नौकरी करके। तीसरी बात है, आदमी को डॉक्टर बनना है तो उसको 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, और सर्जन बनने के लिए 20-25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। पायलट बनना है तो 3-4 साल पहले फ्लाइंग सीखनी पड़ती है, फिर 3-4 साल जब वो फर्स्ट ऑफिसर बनता है उसके बाद वो कैप्टन बनने लायक होता है। तो आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट में आओगे और पहले दिन से पैसा बना लोगे? फर्स्ट है, लोग तो ऐसा ही फर्स्ट मिनट डाला और 9:01 पे देखने लगते कि कितना बना मेरा। 9:15 पे डालू और 9:17 पे बाहर निकल जाऊं और थैंक यू बोल के मार्केट को चला जाऊं। तुमने इतना हलवा समझा? 10 बजे खर्च करना शुरू करो उस पैसे को। इतना हलवा समझा तुमने मार्केट को? पहले मार्केट को स्टडी करो, राइट मेंटर पकड़ो, बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, मैं राइट मेंटर का आपको मैं रिप्लेसमेंट ही नहीं दे सकता, क्योंकि पूरी एक, देखिए, हर चीज़ की फॉर्मल एजुकेशन है, बीकॉम के लिए, एमबीए के लिए है, अपना मेडिसिन के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए। स्टॉक मार्केट की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है पूरे इंडिया में। बताइए मेरे को कोई एक फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जिसमें 4 साल का कोई कोर्स चलता हो, जैसे इंजीनियरिंग का चलता है? कहीं नहीं चलता। क्यों?
क्यों नहीं चलता? क्योंकि लोगों को ओवरनाइट रिच बनना है। डॉक्टरी के लिए वो 5 साल तैयार है देने को और 1 करोड़ की फीस देने को तैयार है। आपको पता है डॉक्टरी इंडिया में 1 करोड़ की पड़ती है मोटा मोटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के। एमबीए में लोग आईआईएम्स में 30-30, 35-35 लाख की फीस देने को तैयार है। इंजीनियरिंग में 10-10 लाख रुपए आईआईटीज और छोटे इंस्टीट्यूट्स को भी देने को तैयार है, और अपनी जिंदगी के 4 से 6 साल देने को भी तैयार है। यहाँ पता नहीं आके लोगों को क्या हो जाता है, क्या ऐसा लकवा मार जाता है, क्या क्या काट जाता है इनको, कि इनको लग जाता है कि मैं कल के कल पैसा बना लूंगा। ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जब तक आपको एजुकेशन ही नहीं होगी, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। तो पहले एजुकेशन लो, राइट एजुकेशन लो, राइट टीचर को पकड़ो, राइट एजुकेशन लो। छपरी लोगों से एजुकेशन मत लो, जो 19 साल 20 साल में आके लैम्बोर्गिनी और फरारी आपको दिखा रहे। अरे उन्होंने कब कितना ट्रेड किया? आज मेरे को मार्केट में 18 साल हो गए, 2006 से मैं मार्केट में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा मार्केट का वर्सेस समबडी हु स्टार्टेड इन 2020। एक्चुअली क्या हुआ प्रकाश जी, बहुत सारे लोगों ने ना 2020 में स्टार्ट किया ट्रेड करना, और तब से ना मार्केट ऐसे जा रही है। एक बार भी मार्केट ऐसे नहीं गई। जरा जान दो मार्केट को। मैंने तो देखा 2008 का क्रैश देखा हुआ है, उसके बाद हमने देखा 2015 से लेके 2020 तक मार्केट ऑलमोस्ट 0 रिटर्न्स दिया था मार्केट में, कोई रिटर्न्स नहीं दिया। तो ऐसे लंबी अवधि के पीरियड्स आपको निकालने होते हैं ना, तब आपका नॉलेज कन्विक्शन काम आता है कि भाई मुझे पता है कंपाउंडिंग काम करेगी और मेरे को एक 15 से 20 साल की अवधि में निवेश करना है, तभी मेरी वेल्थ क्रिएट होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैंने वो जैनेटर का एग्जांपल दिया। राइट। कचरा साफ करने वाला व्यक्ति $8 मिलियन का मालिक बन सकता है, पर 50 साल लग गए। तुम तैयार हो क्या उतना टाइम देने को? सबसे आसान तरीका है पैसा बनाने का, बता रहा हूं, पर टाइम लगेगा। और दूसरा तरीका है अपने व्यवसाय को बढ़ाओ। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। राइट। तो मुझे एक लेमैन की तरफ अगर बता पाए आप कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, ये ट्रेड कैसे वर्क करता है, आम आदमी अगर समझना चाहे कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कंपनियां हैं, ऑपरेटर्स हैं, ट्रेड करने वाला लोग है, सेबी जैसी संस्थाएं, तो ये पूरा इकोसिस्टम है कैसे? थोड़ा अगर देखिए, इकोसिस्टम ये है कि शेयर मार्केट क्या है, पहले उसको समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसका एक विजन है। कैपिटलिज्म हम कहते हैं जिसे, मतलब कि जहाँ पे लोग व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय के थ्रू हमारे रिसोर्सेज का फायदा उठा के उसको मोनेटाइज करते हैं। राइट। अब जैसे रिलायंस को तेल का कुआं मिल गया, अगर वो तेल का कुआं उनको नहीं देते और वो पानी के नीचे ही रहता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी ना। उन्होंने उसको एक्सप्लोर, हजारों सालों से हाँ वो पड़ी हुई थी, उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, उन्होंने उसको उसमें से कच्चा तेल निकाला, कच्चा तेल निकाल के बेचा, उसको रिफाइन किया, तो उन्होंने वैल्यू क्रिएट करी। तो कोई चीज जिसमें वैल्यू नहीं थी, अभी आलू है, ठीक है, आलू लेके आलू के चिप्स बनाना, उसको पैकेज करना, मार्केटिंग करना और एक ब्रांड बनाना, तो ये वैल्यू क्रिएशन है। तो वैल्यू क्रिएशन एक कंपनी करती है। तो कंपनी जब वैल्यू क्रिएशन करती है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, ऑब्वियसली पैसे चाहिए। तो वो जनता के पास आती है, बोलती है देखो भाई हमारे क्या है कि हमारे को थोड़ा पैसे चाहिए आपसे, और हम वैल्यू क्रिएशन को और बड़ा करना चाहते हैं, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमने इतना काम कर दिया, तो आप हमारी कंपनी में निवेश करो और हमारे जो है शेयर होल्डर बनो, भागीदार बनो प्रॉफिट और लॉस के। हम इस कंपनी को चलाएंगे और हमने आपको एक शेयर दे दिया जी, एक कंपनी में एक हिस्सेदारी दे दी, कुछ शेयर दे दिए। अब समझिए कंपनी के 1 करोड़ शेयर है, आपने उसमें से 1000 शेयर ले लिए, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, आप उतने शेयर के मालिक बन गए। तो अब आपने वो शेयर लिए, अब आप देखते हो कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, तो ग्रो करे तो शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा, धीरे 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 शेयर प्राइस ग्रो करेगा। अब शेयर प्राइस जब ग्रो करेगा तो आपने जो निवेश किया था वो बढ़ेगा। एफडी में आपका प्राइस जो है या फिर आपका जो अमाउंट है वो साल का 7-8% बढ़ता है। इसमें ज्यादा चांस है क्योंकि कंपनी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, कोई छोटी कंपनियां और तेजी से बढ़ सकती है। ऐसी कई कंपनियां जिन्होंने पिछले 10-10 साल में 40-40 गुने का रिटर्न दिया, जैसे बजाज हाउसिंग था, तो उसने करीबन, बजाज फाइनेंस ने करीबन 44 टाइम्स का रिटर्न दिया 10 साल में। पिडिलाइट है जिन्होंने, फेविकॉल वाले, उन्होंने करीबन 40-42 गुना का रिटर्न दिया। जेके टायर, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जिनका हम उदाहरण ले सकते हैं जिन्होंने 10 साल में 40 गुना दिए। 10 साल में 40 गुना गजब रिटर्न होता है। 10 साल में 10 गुना सालाना 26% होता है। राइट। तो अगर आप 40 गुना करोगे तो मतलब साल का 40-50% हो गया। पर ऐसा क्या है, वो बीच में प्राइस करेक्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आप में क्षमता है 10 साल होल्ड करने की, होल्ड करने की क्षमता नहीं है लोगों में। लोग ऐसे बोलते हैं मैं काश में ये 100 रुपए में खरीद लेता तो आज मैं 1000 में बेचता। अगर तू 100 में खरीदता ना 120 में बेच देता, 1000 तक तो वेट नहीं कर पाता। तो वो क्यों है? क्योंकि तुम्हारे को नॉलेज ही नहीं है। तो तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है ना, तो एक और पार्टिसिपेंट है मार्केट का, उसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड हमारे जैसे बहुत सारे निवेशकों का पैसा जोड़ता है और वो कहता है भाई मैं निवेश करूंगा आपके बिहाफ पे, क्योंकि मेरा जो फंड मैनेजर है उसको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब करता है, उसको इन्फॉर्मेशन है। आप और मैं प्रकाश जी समझिए एक कंपनी है, रिलायंस है फॉर एग्जाम्पल, उसके कितने शेयर खरीद लेंगे? 100, 200, 500, 1000, ठीक है। क्या आप मुकेश अंबानी को फोन खड़का सकते हो? ना। पर एक व्यक्ति, एक फंड है जो उसका 10,000 करोड़ का शेयर खरीदेगा, वो घुमा सकते, तो वो बोलेगा कि मुकेश जी से मेरे को 1 घंटे की मीटिंग चाहिए क्योंकि मैं उनका विजन जानना चाहता हूँ। आज मैं 2900 में खरीद रहा हूँ, मेरे शेयर धारकों को, मेरे यूनिट धारकों को तो फायदा तब होगा ना जब ये 3500-3600 का होगा। राइट।
तो मैं मुकेश अंबानी जी से पूछना चाहता हूँ उनका विजन क्या है, वो कैसे 3500-3600 करने का उनका रोड मैप क्या है। आपको मेरे को तो एंट्री नहीं है वहां पे, तो हम क्यों ना ये पैसा एक ऐसे व्यक्ति को देते जिसका ये रोज का काम है। सेबी ने उसको रेगुलेट किया हुआ है, उसको डिस्क्लोजर्स देने ही देने। वो आपको ये कहता है कि भाई तू 2000 रुपए देगा ना तो भी तू रिलायंस का भी मालिक बन सकता है, इन्फोसिस का भी मालिक बन सकता है, टीसीएस का भी मालिक बन सकता है। आप 2000 रुपए में अगर स्ट्रेट जाके शेयर खरीदने जाओ तो आप मालिक बन ही नहीं सकते, क्योंकि अकेला रिलायंस का ही शेयर 3000 का है। तो हम जो है छोटे निवेशक है, हम बड़े निवेशक नहीं है। छोटे निवेशक का काम डायरेक्ट निवेश करना नहीं होता। या तो आप में कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो, आप एक कंपनी को लेके बैठ जाओ और उसको लेके बैठे रहो 20 साल 30 साल, आपको है कि सर ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ये मेरे रिटायरमेंट का प्लान हो गया। बहुत लोग को जानता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर ने सिप्ला लिया था, 20,000 रुपए का सिप्ला लिया था, आज वो 2.5 करोड़ का हो गया। उसमें से उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर ली, घर खरीद लिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आज 2.5 करोड़ का है। तो यानी पर इतना होल्ड किया, 42 ईयर्स से होल्ड कर रहे हैं। अब 42 ईयर्स होल्ड करोगे तो वैसे ही बहुत अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। एशियन पेंट्स ने 40 साल में 24,000 गुने का रिटर्न दिया है, 24,000 टाइम्स। यानी आपने 1 रुपया डाला होता जो 24,000 रुपए होता, तो किसी ने 10,000 डॉलर डाला तो सोचो उसके तो 24 करोड़ हो गए। तो अब आपको विजन होना चाहिए, 40 साल होल्ड करना है यार, आप 40 दिन होल्ड करके नहीं राजी हो आज के दिन। आप तो एक दिन में लॉस लेके बैठ जाते हो। तो आपको पीटर लिंच बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर है, वो बोलते हैं कि हम लोग की औसतन क्या है कि हम अपने फूलों को जल्दी काट देते हैं और जो कीड़ों को होते हैं उनको पानी देते हैं। जो फूल है मतलब हमारे जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उनको हम जल्दी काट देते हैं, प्रॉफिट निकाल। और जो साला नीचे गिर गया 30-40% उसको होल्ड आएगा अपना टाइम आएगा। अभी 2150 में पेटीएम आया, ठीक है, 1800 में ओपन हुआ, 2150 में अलॉट हुआ, 1800 में ओपन हुआ। आईपीओ की बात करो, आज 500 रुपए चल रहे हैं, आज भी लोग लेके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं। अब 500 का 2000 होने को 4 गुना, 300% इंक्रीज चाहिए। कैसे होगा यार, कब होगा? अच्छा, फिर जिस दिन वो 2150 हो गया, समझो आज से 5 साल बाद 2150 हो गया, तुमने 5 साल पहले लिया था, 10 साल बाद वो जितने में लिया था उतने में उसी दिन बेच दोगे, उसी दिन बेच दो। अरे हाँ, भगवान की कृपा, मेरा सेम प्राइस आ गया, अबे इस काम के लिए अच्छा एफडी कर लेता। तो पॉइंट ये है कि लोगों का ये काम नहीं है आप और मैं बैठ के मार्केट आवर्स में पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हमारा काम है। तो मैं कैसे स्टॉक मार्केट को ध्यान दूं? ये हमारा, या तो मैं बैठ जाऊं काउंटर के सामने रोज, मेरे को इतनी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है भाई, मैं तो लॉन्ग टर्म खेलूंगा, आराम से पैसा बनाऊंगा, मैं एक ही काम पे फोकस करूंगा, जो मैं कर सकता हूं, जो मेरा व्यवसाय है उसमें मैं 10x करूंगा, उसमें बहुत अच्छा करूंगा। आप भी इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों से परिचित हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से परिचित है, कौन सा फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट से आगे पैसा बना? कोई भी नहीं, सब अपनी मेहनत से बने, अपनी फीस बढ़ाई है उन्होंने, अपनी कला को और अच्छा किया है। आज मैं राजकुमार राव का एग्जांपल देखता हूँ, मैंने उनको पहली बार देखा था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जब कब आई थी वो मूवी, 2005-6 के आसपास आई होगी, 10 के आसपास आई होगी, तो 14 साल हो गए उस व्यक्ति को, 14 साल, अब जाके उसकी किस्मत खड़की है, एक 3-4 साल पहले से। हमारे यहाँ कहावत है कि कचरा भी अगर एक जगह 14 साल पड़ा रहे ना तो वो खाद बन जाता है। तो अगर आप परसिस्टेंटली एक काम करते रहो ना अपने करियर में, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और यही स्टॉक मार्केट में है, परसिस्टेंटली लगे रहो बस, आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो बस ये मैथ है, मतलब मैं बार बार यही की बात घुमा के बोलूंगा, बट एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि वो काम मत करो जो आपका काम ही नहीं है, क्योंकि वो आपको करना ही नहीं आता। अब आपको मैं ले चलूं हार्ट सर्जरी के रूम में और आपको छुरा काटा पकड़ा दूं, तो आप तो बंदे को मार दोगे, खत्म कर दोगे, वो आपकी गलती नहीं है, आपका व्यवसाय नहीं है वो, ठीक है। या फिर जो हार्ट सर्जरी कर रहा है उसको बोलो तो प्लेन उड़ा दे, तो अपन सभी निपट लेंगे जो भी पीछे बैठा है। तो सबका अपना काम होता है, वो उनको करने दो। म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम है ये कि वो रोज बैठ के स्टॉक देखता है, न्यूज पढ़ता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको आगे और कैपिटल खींचना है जनता से, तो उसको रिटर्न्स दिखाने हैं कि भाई मैं अच्छा बना सकता हूँ, मेरे में पैसा और डालो, निवेश करो, बिजनेस वही है, धंधा उसका बिजनेस वो है, जवाबदेही उसकी, बस ये है। अच्छा, ये तो आपने अच्छा बताया कि शेयर कैसे वर्क करता है, मार्केट कैसे वर्क करता है। फॉल्ट कहाँ है, कहाँ गड़बड़ी हो जाती है कि जो डब्बा कंपनी आ जाती है बाजार में और आपको इन्फ्लुएंस कर देती है, लोग टाटा का शेयर खरीदने के बजाय उस डब्बा कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, तो कहाँ ये गलती होती कहाँ, और कैसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं? मतलब जो पीछे पर्दे के पीछे लोग हैं जो ये सारा गेम करते हैं, वो कैसे ये सारा मैनिपुलेट कर लेते हैं मार्केट को? देखिए, हम हर इंसान में ना फितरती जुआरी है, हर इंसान जो भी इस धरती में पैदा हुए ना, 840-50 करोड़ लोग या उससे पहले भी जितने पैदा होकर मर गए, सब फितरती जुआरी है, सबको जुआ खेलना पसंद है, राइट। सबको एक्स में रिटर्न्स चाहिए, एक्स, आज मैं 1 डालूं 10 हो जाए, ठीक है। तो जब तक ये जुआरी वाला एटीट्यूड रहेगा तब तक अच्छा। अब आपको एक फोन आता है प्रकाश जी कि एक आपका मित्र, बहुत अच्छा मित्र, बोलता है कि सर प्रकाश जी यार मैंने ना ये एक शेयर लिया था 10 रुपए में,
थोड़ा 10 दिन ही हुए हैं यार, देख 12 हो गया। वाह यार 10 दिन में 20% रिटर्न, यहाँ एफडी में साल में 8% रिटर्न, यार 12 हो गया, चल एक काम कर मेरे भी 2 लाख रुपए लगा दे, लाख रुपए लगा दे। आपको क्या पता है उस 12 रुपए के शेयर के? कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब वो 12 का 5 हो गया, 4 हो गया, फिर आप स्ट्रेस में लेके बैठे। वो कंपनी है भी कि नहीं, वो है भी कि आपने क्या फंडामेंटल स्टडी किया, उसका क्या बिजनेस मॉडल है, क्या करती है क्या नहीं करती है, कुछ स्टडी नहीं किया। तो यानी आप जुआ खेलने निकले। तो जुआ खेलने निकले हो ना, आपका मन करता है जुआ खेलने का, खेलो, पर इतने कैपिटल से खेलो कि अगर वो डूब जाए तो आपको दुख ना हो। जैसे देखो, मेरा सवाल रहता है कि आपको घर का खाना ज्यादा स्वाद देता है या रेस्टोरेंट का? रेस्टोरेंट का। पर अगर आप 30 दिन खाना खाते हो तो कितने दिन घर का खाते हो, कितने दिन रेस्टोरेंट का खाते हो? 26-27 दिन तो 26-27 दिन घर का, 90% घर का खाते हो। राइट, 90 तो खाते ही खाते हो, 80-90 खाते हो, और 10% बाहर जाते हो। स्वाद तो ज्यादा वहां मिलता है ना, पर जाते फिर भी 10%, क्योंकि हाजमे का प्रॉब्लम है। राइट, क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे कुछ पता नहीं है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप 90% दाल चावल कर लो, दाल चावल रोटी सब्जी घर की, विच इज म्यूचुअल फंड्स, बड़े स्टॉक्स, ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज, अगर आपको डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करना ब्लू चिप कंपनीज में, नहीं पैसा डूबता, या कम तेजी से बढ़ेगा पर डूबेगा भी, चांस कम होगा, ठीक है। और थोड़ा 10% की मस्ती कर लो, पेनी स्टॉक्स कर लो, टिप्स पे खेल लो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर लो, डब्बा ट्रेडिंग कर लो, जहां आपका मन संतुष्ट हो कर लो। पर ऐसे गधे की तरह 96 लाख के उधार पे तो मत आ जाओ। अब मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है और मैं 10 लाख रुपए से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अगर कल को वो 10 जीरो भी हो गया तो मेरा घर थोड़ी बिक जाएगा। तो फंडामेंटल से कि भाई जो भी करूंगा, रिस्क वाला काम 10% करूंगा, नॉन रिस्क वाला जो एक्चुअल जिंदगी चलाने वाला काम है वो 90% करूंगा। मस्ती का भाई आप रोज थोड़ी पार्टी करते हो, हफ्ते में एक बार करते हो, 2 हफ्ते में एक बार करते हो। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स में भी रोज क्यों आप पेनी स्टॉक्स और ये सब करते हो, इस उम्मीद में कि डबल ट्रिपल हो जाएगा। आधा 80% टाइम, 90% टाइम आप दाल चावल करो, बाकी थोड़ा सा मस्ती करो, कोई चक्कर नहीं। तो एक चीज़ और मुझे जाननी है, जैसे कि इतनी बड़ी संस्था है सेबी और ऐसी, ये डब्बा कंपनियां कैसे इनके आंखों के सामने ये काम कर जाती है, बिना कोई कंपनी, कोई नाम नहीं, कोई प्रोडक्ट बना नहीं रही है, और फिर भी वो लिस्टेड है, और लिस्ट होके वो मैनिपुलेट करती है डेली। कैसे वो वर्क कैसे करते हैं, सिस्टम कैसे वर्क करता है इनका? देखिए क्या होता है कि जैसे पुलिस के रहते भी चोरी होती है, हाँ ठीक है, न्याय मूर्तियां हैं जो हमारे सारे इंस्टीट्यूशन है, उसके रहते भी गलत डिसीजन होते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी हम सिर्फ ना रेगुलेटर को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। जो चीज जिस तरह की ऑडियंस होती है ना, उस तरीके के सिस्टम्स चीजें पनपती हैं वहां पे। अगर ऑडियंस ही जुआरी है तो जुए वाले सिस्टम्स बन ही जाते हैं। अब सेबी का काम है ना जाके ये चेक करना नहीं आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, आपका प्रोडक्ट, वो काम है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का, ठीक है, या वो काम है एक्चुअली तो जो इन्वेस्ट करता है, वो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब एक आईपीओ आता है प्रकाश जी, आपको पता है आईपीओ से पहले एक डॉक्यूमेंट आता है कंपनी का, जिसे कहा जाता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। रेड हेरिंग का मतलब पता है? रेड हेरिंग का मतलब होता है रिस्क। उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी की जन्म कुंडली होती है, 400 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। उसमें पूरा बताया जाता है कि मालिक कौन है, कितनी कंपनियां हैं, मालिक कितनी सैलरी लेता है, कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है, कितने प्रोडक्ट्स, कितने स्टोर, सब कुछ दिया होता है। कितने इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं? कोई भी नहीं। तो सेबी तो अपना काम कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट उनको जारी करने कंपल्शन है, आप नहीं पढ़ रहे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल क्लासिक एग्जांपल देता हूं। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, राइट, ठीक है। वो कंपनी पिछले 4-7 साल से लॉस में ही चल रही है, 750-800 करोड़ का उसका लॉस है, और जो उसका फाउंडर है वो 9 करोड़ की तनख्वाह ले रहा है, और इस आईपीओ में से 400-500 करोड़ रुपए वो घर लेके जा रहा है, ठीक है। अब सेबी इसमें क्या कर सकता है बताओ? ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट है, आप क्यों सब्सक्राइब कर रहे हो भाई? जब आपको दिख रहा है कि वहां पे, देखिए ये एक स्टडी है आपके लिए, आप जब स्टडी नहीं कर रहे हो उसको, मॉडल को, आपको पता नहीं वो कब प्रॉफिटेबल होगा, क्या होगा। उसने एक क्लॉज लिखा है प्रकाश जी, ये मैंने वीडियो बनाई थी, उसने क्लॉज लिखा है कि हम हेवीली डिपेंडेंट है सरकार की स्कीम पे, ठीक है, सब्सिडी स्कीम पे। हमारी एक सब्सिडी कैंसिल हुई थी, हमारा जो स्कूटर था वो 20,000 रुपए महंगा हो गया, उसके अगले महीने 54% हमारी सेल्स गिर गई। ऑब्वियस बात है, ये लिखा था, ये लिखा था उसने अपने डॉक्यूमेंट में, और कोई पढ़ नहीं रहा, और कोई नहीं पढ़ रहा। अब गधा कौन हुआ भाई? वो तो बता रहा है ना तुम्हारे को, सेबी ने तो बोल दिया उसको डॉक्यूमेंट छापना, उसने छाप दिया, तुम नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप ही बेसुध हो, आप ही तैयार नहीं हो, तो आपको लूटने वाले तो बहुत आ जाएंगे।
भाई जो लूट पाएगा वो तो ज्यादा तेज है ना, मैं तो मानता हूँ जो लूटेगा वो ज्यादा दिमाग लगा है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिससे वो तो भाई ले गया 400-500 करोड़ घर पे और 9 करोड़ की सालाना तनख्वाह ले रहा है वो अलग। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, उसने एक अच्छी एंटरप्राइज बनाई सब, बट क्या वो आपके लिए सूटेबल है एज एन इन्वेस्टमेंट? वो आप चेक करो। नहीं जी आईपीओ 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 आईपीओ, अरे काय का आईपीओ? कौन सा? जो अच्छा आईपीओ होता है वो मिलता नहीं है, जो मिल जाता है वो अच्छा नहीं होता। सबको पेटीएम मिला, बिल्कुल, क्या हुआ? और जो आईपीओ अच्छे होते हैं वो मिलते ही नहीं है किसी। क्यों मिलेंगे आपको? वो बहुत एक लॉट मिल जाता है। अब एक लॉट में आप 5,000 रुपए बना लोगे, 10,000 रुपए बना लोगे, उसमें तो जो बड़े प्लेयर बैठे हैं वो सब वो खेल के निकल के चले जाएंगे तुम्हारी धोती उतार के। जोमेटो में क्या हुआ? 70, 140, 40। अब वो जिसको 70 में अलॉट हुआ था उसने सोचा यार लगा रहूंगा, वो 40 आ गया। अब जैसे 40 आएगा स्ट्रेस आ जाएगा। क्या जिंदगी बना के रखी? कल किसी का मैं देख रहा था, कल कोई बजाज फाइनेंस या किसी का आया था जो लग रहा था बढ़ने वाला है और फिर वो शायद कुछ फ्लैट हो गया, 120 पे आ गया। कितना वॉल्यूम्स है मार्केट में? आपको पता है जो बजाज फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं उसके आईपीओ में 3.5 लाख करोड़ के सब्सक्रिप्शन आए हैं। 3.5 लाख करोड़? जी। आपको पता है भारत का डिफेंस बजट कितना है? कितना? 6 लाख करोड़। और इतनी वैल्यूएशन है उसकी? वैल्यूएशन नहीं थी, उतना पैसा उसको ऑफर हो गया मार्केट में। मार्केट में पैसा बहुत है, बट मार्केट जो ऑफर कर रहा है वो किसी आपकी किसी वैल्यूएशन पे कर रहा है। नहीं, ब्लाइंड मार्केट पागल हुई पड़ी है। मार्केट इज, देखिए बड़े लोगों के पास पैसे हैं बर्बाद करने। हाँ नहीं बर्बाद नहीं, वो समझ नहीं पा रहे। डालूंगा आज एक एसएमई आईपीओ आता है छोटा सा, बट ओवर लिमिट लोग बाय कर सकते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन तो सब कर सकते हैं। एक कंपनी उसने बोला मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए, अब उसको 50 मिल गए। 50 नहीं मिल रहे, 20 करोड़ मांगने वाले को 10,000 करोड़ मिल रहे हैं। तो लेकिन वो ले सकता वो लेगी 20 करोड़, पर जनता के पास इतना पैसा, अब इतना डिमांड क्रिएट होगा तो शेयर का प्राइस भाग जाएगा ना। शेयर का प्राइस तो भागेगा। भाई ऐसी क्या चीज आ गई जिसको मांगे 20 थे मिल 10,000 करोड़ रहे, तो वो ले 20 ही सकता है, वो 20 से ऊपर नहीं ले सकता। फालतू है, हाइप है भाई उसको फिर जिसने ले रखा है वो फिर ओवर प्राइस करके बेचेगा। वाह देखिए आगे जब वो कंपनी लिस्ट होगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा। पर वो क्या आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है कि नहीं वो पहले चेक करो। राइट भाई चीजें तो बहुत है दुनिया में करने के लिए, वो आपके लिए सही है कि नहीं वो चेक करना है। करने को तो 50 कोर्स है, एमबीए भी है, बीबीए भी है, इंजीनियरिंग भी है, बीएससी भी है, डॉक्टरी भी है, पायलट भी बनना है, पर आपके लिए सही क्या है वो आप करोगे ना। हर चीज थोड़ी करते बैठोगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में लोग है ना नॉर्मल जीवन से इन्वेस्टमेंट को अलग समझते हैं। नॉर्मल जीवन और इन्वेस्टमेंट में बहुत समानता है। लॉन्ग टर्म में सब होगा, एक ही चीज पे टिके रहो, वही सेम प्रिंसिपल इधर भी अप्लाई। काफी सारी जानकारियां मिल रही हैं लोगों को, लोग अवेयर भी हो रहे होंगे और नो डाउट लोगों को बचना भी चाहिए जो इस तरह की कंपनियां हैं। जब टाटा खड़ा है, टाटा के शेयर आप खरीद सकते हो, या फिर ऐसे रेप्यूटेड कंपनी जिनको आप जानते हैं, जिनका देश जिन पे भरोसा करता है, वो खड़ी है और फिर भी आप एक छोटे किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करके और सोचते भले वो 10 रुपए में ही शेयर मिल रहा हो, बट जिसकी वर्थ 10 रुपए की भी नहीं है, सही है ना, तो आप उसमें क्यों डालना। और ये जो आपने बोला ना आईपीओ वाली जो बात बताई कि एक ना लोगों में दौड़ भी है। हाँ, आईपीओ आ रहा है, पता किसी को नहीं है, आईपीओ आ रहा है खरीद लो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, डेली किसी न किसी से पूछ रहे हैं ब्लाइंड अंधे की तरह से, यार कोई आईपीओ आए तो बताना। तो लोगों को पता है सामने वाले को इसके पास है पैसे 5-10 करोड़ रुपए पड़े हुए, फिर वो उनको कौन करना फिर चालू होता है खेला। अब इससे पैसे कैसे निकालूं, कैसे कमा लूं। राइट। आप मत करो ये सब चीजें, आप मत करो। आराम से स्टॉक मार्केट को लंबे समय के लिए खेलो, बहुत पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लेट्स से आपके पास 1 करोड़ रुपए और ये 1 करोड़ रुपया हर 6 साल में डबल होता है, तो आपके पास 30 साल में कितना पैसा होगा? काफी हो गए। ठीक है, 5 बार डबल हो जाएगा, तो 5 बार डबल का मतलब कितना हो गया? 10 गुना, 32 गुना। अच्छा, वो डबल पैसे का डबल हो रहा है, तो आपका 1 करोड़ 32 करोड़ हो जाएगा आपका। राइट। कितने रिटर्न पे? 12% पे। कितने साल में? 30 ईयर्स में। अब 32 करोड़ अगर आपके पास 30 साल बाद है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो बस पॉइंट यही है, यही हम मिस कर रहे हैं कि वेल्थ इज समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल। देखिए बाकी सारी चीजें जो है ना वो दिखती हैं और वो लोग करते हैं। जैसे ऋतिक रोशन की बॉडी दिखती है तो लोग उसके लिए कहते हैं कि अरे यार करना चाहिए, वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करना चाहिए। पर वेल्थ एक ऐसी चीज है जो दिखाने वाली की कभी भी नहीं देखना, वो उसका उधार हो सकता है। जिसके पास रियल वेल्थ है ना वो दिखाएगा नहीं, उसके बैंक अकाउंट में लोगों को पता भी नहीं है। वो ऐसे कहीं चप्पल पहन के और बरमूडा पहन के घूम रहा होगा। बॉम्बे में तो बहुत है ऐसे, आपके बगल से कोई 1000 करोड़ वाला आदमी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता। और ये जिनके पास कुछ नहीं है वो शोर मचा के उधार पे लैम्बोर्गिनी और फरारी उठा रहे हैं और ताकि आप लोग से पैसा निकाल सके। तो जो रियल वेल्थ है ना वो दिखती नहीं है, जो दिख रही है ना वो सिर्फ उधार है, चिकम चिकी है। शार्क टैंक वाले रियल शार्क नहीं है, जो असली शार्क्स बैठे हैं वो तो बहुत बैठे हैं। आप मैं इतने एसएमईज को कंसल्ट करता हूँ, ये बेचार धंधा कर रहे हैं, बोले सर वी आर बर्निंग, वी आर इन लॉसेस। मेरे एसएमईज हफ्ते का 50 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं,
प्रॉफिट बोल रहा हूँ, रेवेन्यू नहीं। Right. तो वो भी तो है ना एक दुनिया, पर वो दिखाती नहीं है। ठीक है सर, कुछ दिखा रहे हैं, 50 लाख हफ्ते का कमा रहे हैं, क्या खोटा है? धंधे से कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके फंड रेज करके नहीं कमा रहे हैं, रियल धंधे से कमा रहे हैं। तो ये आपके पास ये भी विकल्प है और ये भी विकल्प है, चूज कर लो। ठीक है, तो अब 2-3 चीज़ें बता दीजिए फटाफट में, अगर बता पाए कि एक तो एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, कब लोग शुरू कर सकते हैं इसको, कितना पैसा हो तो शुरू करें लोग इस काम को, दूसरी चीज़, और लंबा प्लान क्या, रिटायरमेंट प्लान किसी को करना है 30 साल, जैसे आपने बोला कि वो आदमी अपने जीवन के 20-25 साल तक इन्वेस्ट करता रहा और लास्ट में उसको मिले, तो क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? और लोगों को क्या कितना पेशेंस रखना चाहिए, किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो उसको हर बार देखते रहना चाहिए कि भाई हो सकता है कि जैसे आपने बोला पेटीएम तो रेप्यूटेड कंपनी थी, बट वो भी डाउन हो सकती है ना, ऐसा भरोसा तो पेटीएम पे सबका ही होगा, और जब वो भी डाउन हो सकती है तो क्या चेक करते रहना चाहिए लोगों को? तो पूरी प्लानिंग क्या करे अगर आदमी चाहे कि चलो मैं डे टू डे मार्केट में नहीं खेलता हूँ, मैं डेली इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूँ, मैं 1 साल में निकालूंगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, और क्या किस एज ग्रुप के आदमी को ये टारगेट करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स जो है ना प्रकाश जी, वो होती हैं गोल ओरिएंटेड। मैं आपकी वाली मतलब म्यूचुअल फंड की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना वो गोल बेस्ड होती है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट रैंडम नहीं होती। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होती है गोल बेस्ड। आप कहते हो जी मुझे 5 साल बाद गाड़ी का डाउन पेमेंट करना है, 10 लाख की गाड़ी लेनी है, 2 लाख का डाउन पेमेंट करना है, तब आपका गोल हो गया कि आपको 5 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए। अब अगर 5 साल की अवधि का गोल है ना, तो उसमें ज्यादा इक्विटी या स्मॉल कैप आप ले ही नहीं सकते। अचानक से स्मॉल कैप 20% क्रैश करके आप क्या करोगे? तो मैनेज नहीं कर पाओगे। राइट। इंस्टेड ऑफ दैट आप ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे चले जाते हैं। देखिए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितना आपका लंबी अवधि का प्लान होगा उतना हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और जितना हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उतना हम स्मॉल मिड कैप के फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, और हम उसमें एक फंड बना सकते हैं जिसमें हम 20-25 साल पैसा डालते रह सकते हैं। तो जो भी निवेश होगा ना प्रकाश जी, वो होगा गोल ओरिएंटेड। आप अपना गोल सेट करो सबसे पहले। गोल सेटिंग के बिना कोई भी निवेश नहीं होता है। राइट। बाकी सब टाइम पास होता है। और अमाउंट कुछ भी मिनिमम हो सकता है। अमाउंट आपका जो गोल होगा उसके हिसाब से अमाउंट निकलेगा। राइट। देखिए क्या होता है, 3 स्टेप्स है। आपका गोल हो गया, उसके बाद आपका एसेट एलोकेशन हुआ कि समझिए एक गोल को अचीव करना है तो हम म्यूचुअल फंड लेंगे। कौन सा म्यूचुअल फंड लेंगे? गोल्ड में पैसा डालेंगे, कुछ एफडीज में डालेंगे, हाई पेइंग एफडीज में पैसा डालेंगे। तो अब ये सेट हो गया। अब हम एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, एक 5 साल की अवधि में आपको 11% का रिटर्न बन सकता है एवरेज में। ठीक है, हमने 11% के हिसाब से निकाला। फिर हम महीने की एक उसकी एसआईपी का अमाउंट निकाल लेंगे कि ठीक है जी, ये 2 लाख का गोल पहुंचने के लिए आपको समझे महीने की 10,000 की एसआईपी करनी है फॉर एग्जाम्पल। तो अब तय हो गया 10,000। अब आपको इसके आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बस 10,000 रुपये महीना डालो, जहां बोला गया डालो, जितना बोला गया उतना डालो, और 5 साल बाद इस फंड को देखो। अब मार्केट अच्छी चली गई तो ये 5 साल का गोल हो सकता है 4 साल में अचीव कर लो। मार्केट खराब चली गई तो हो सकता है 5 साल वाला गोल 6 साल में अचीव कर लो। राइट, दैट्स इट। उसके बाद अपना काम करो, देखो मत इस तरफ, भूल जाओ। कोई रीबैलेंस करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शांति से उस काम को चलने। अब ये क्या बहुत सिंपल लगता है लोगों को, तो एक्टिविटी चाहिए फटाफट। नहीं, एक्टिविटी चाहिए ना। इवेंट रोज जाके देखूं, कुछ करूं, कहीं बटन दबाऊं, बाय करूं, सेल करूं, बाय करूं, सेल करूं। अब मेरी वो स्ट्रेटजी है ही नहीं। मैं बाय सेल तो करता ही नहीं, मेरे से तो बटन दबता ही नहीं, और मैं पैसे बना लेता हूं। आप बटन दबाते रहो, आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि सेबी कहता है कि 70% लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं। 70%। अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी लॉस में जोड़ो तो 90% लोग लॉस करते हैं। और पिछले साल हमारे सारे भाइयों बहनों ने मिलके 56,000 करोड़ रुपए का इंट्राडे लॉस किया। ये बॉम्बे बैठे ना, बॉम्बे की बीएमसी सबसे अमीर म्यूनिसिपैलिटी है, उसका साल का बजट 35,000 करोड़ है। मतलब मोटा मोटी 1.5 साल का बीएमसी का बजट, 1.5 बीएमसी हम लूज कर गए साल में, मस्ती में। ये हालत है आज। तो भाई ये विनेबल गेम नहीं है, आप खेल के देख लो। जैसे मैंने वॉरेन बुफे को पहले गाली दी कि बुड्ढा सटिया गया, फिर 3 साल बाद आके सॉरी बोला और उनकी बात मानी और आज अमीर बन गया, फाइनेंशियली फ्री बन गया। अमीर नहीं बोलूंगा, फाइनेंशियली फ्री बन गया। उसी तरीके से आप आज मेरे पॉडकास्ट पे देख के ये बोलोगे कि नहीं यार, आई थिंक ये सही नहीं कह रहा है, ये आदमी छुपा के कुछ रखा है, ये कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, कोई चक्कर, पैसे कहीं और से कमा रहा है, पैसे कहीं और से। हाँ, ये स्टॉक मार्केट बताता नहीं है। अब मैं बता के थक गया कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं, जो है वो म्यूचुअल फंड है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि जो आदमी बता रहा है कि भाई आज ये 10 रुपए का शेयर 1000 बना देगा, करोड़ बना देगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन भी है, उसके पास पैसे भी हैं, तो पहले खुद बनाएगा पैसा, ये आपको बनवाएगा। मैं आपको इसी पे एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बढ़िया।
मेरे को टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे आजकल बहुत मैसेज आते जी। हैं कि आप हमारे को 50,000 रुपए दीजिए, हम आपको दिन का 5,000 रुपए कमा के देंगे। 10% डेली पर डे। अगर आप 10% पर डे से पैसे को कंपाउंड करो, 5 दिन का ही, हफ्ते का। नहीं आप पूरे साल का करो, 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं साल में, यानी वो आपको 10% से कंपाउंड करेगा कितने दिन? 250 दिन। 250 दिन। और आपने 1 रुपया निवेश किया होगा, 1 रुपया कह रहा हूं, 1,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख नहीं, 1 रुपया निवेश किया है, वो पहले दिन 10 पैसे जुड़ जाता है, फिर वो 1 रुपया 10 पैसे हो जाता है, ऐसे कंपाउंड हो रहा है 250 दिन, विच इज 1 ट्रेडिंग ईयर। आपको क्या लगता है 1 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? आइडिया नहीं। एनी नंबर ऐसे ही मन में कि यार ये नंबर हो जाएगा संजय सर, मुझे लगता है इतना तो हो ही जाएगा, मुझे लगता है 6-7 करोड़ तो होने चाहिए। 6-7 करोड़ हो जाएगा। आंसर इज 2230 करोड़। डेली अगर करें तो 1 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, 1 रुपए डेली डाल। 1 करोड़ नहीं बोला था मैंने, 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसके पास वो विकल्प था तो 1 रुपए खुद डाल दे वो। तो खुद ही डालता ना, मुझसे क्यों लेके बैठा है? और अगर ये विकल्प जिंदा था तो मुकेश अंबानी जी मतलब क्यों इतनी मेहनत दिमाग कर रहे हैं, 24 खराब घंटे कर- लगे हुए हैं। उनका आरओसी पता है कितना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, 11%। एशियन पेंट्स का 15-16%। इतनी बड़ी एंटरप्राइज चला के 16% रिटर्न ऑन कैपिटल बना रहे बेचारे। आपने वो बात सही बोली कि लोग सोचते हैं कि अरे खुद तो बना के बैठा है संजय कुटुरी और अब मुझे मना कर रहा है, मुझे बोल रहा है तू म्यूचुअल फंड में आ, खुद डेली देख डेली कमा रहा है पैसा, खुद डेली कुछ कर रहा है, कमा रहा है, स्टॉक मार्केट में कुछ तो कर रहा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड से कैसे बना सकता है पैसा? ये हो ही नहीं सकता। म्यूचुअल फंड से ही बनता है पैसा, और किसी से बनता ही नहीं, पर लॉन्ग टर्म में बनता है। लॉन्ग टर्म में आपको फिटनेस चाहिए तो घर का खाना खाना पड़ता है, बाहर का खाना खा के फिटनेस तो नहीं आती। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि दाल चावल सिस्टम से चलो, 90% पैसा दाल चावल करो, 10% पैसा मस्ती का। अभी जैसे मैं श्रीलंका रहता था प्रकाश जी, श्रीलंका में कसिनो है, तो मैं हर शनिवार रात को जाता था, 2,000 श्रीलंकन रुपए जेब में लेके, वॉलेट घर पे रखते थे। अब जैसे ही 2,000 रुपए खत्म हुए, अपन निकल के बाहर चले गए। अब वो 10 मिनट में खत्म हो गए तो 10 मिनट में हो गए, जीते या हारे जो भी, जीते हारे जो हो जाएगा, क्या परेशानी। मस्ती कैपिटल था वो मेरा, मस्ती करने गया था, समझ गए। मेरे दिल को प्रसन्न करने गया, मेरे को भी रूले खेलने का मन कर। सुबह उठिए, पसंद कीजिए 9 बजे अपने आप को, हाँ बट लिमिटेड। हाँ, मतलब लिमिटेड मस्ती कैपिटल से कीजिए। हाँ, मस्ती कैपिटल से कीजिए, मस्ती कैपिटल। और उस पे अगर आप सीख गए, आप निपुणता पा गए 5 साल में, 6 साल में, 3 साल में, तो धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट्स में मत रहो, मैं ये कह रहा हूं इसको सट्टे की तरह मत देखो। अगर आपको रियली इस पे करियर बनाना है तो ये बहुत प्यारी जगह है करियर बनाने के लिए। बहुत लोग हैं आज इसके करियर बना चुके हैं, बट अगर बनाना है तो इसको फिर सिंसियरली करो ना। जितनी मेहनत एक डॉक्टर बनने में लगाते हो, जितनी मेहनत एक इंजीनियर बनने में लगाते हो, जितनी मेहनत एक पायलट बनने में लगाते हो, उतनी मेहनत इधर भी लगाओ। क्यों नहीं बनोगे? अच्छा बनोगे। पर सट्टे की तरह नहीं भाई, आज आओ कल जाओ, टिप ले दो। टिप कहाँ मिलती है? रेस्टोरेंट में मिलती है। किसको मिलती है? वेटर को मिलती है। तो तुम वेटर हो क्या कि तुम टिप ले रहे हो? छोड़ो ये सब बातें, आराम से या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, व्यवसाय करो, व्यवसाय में निपुणता पाओ, साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। स्टॉक मार्केट में नहीं है तो स्टॉक मार्केट में निपुणता पाओ, जितना समय इंजीनियर बनने के लिए दिया उतना समय इधर भी दो, राइट। और उसके बाद कैपिटल को स्केल करो और प्रॉफिट बनाओ। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी और इतनी सारी चीज़ें बताई। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लग रही हो जाते जाते अगर कुछ आप बता पाएँ, 2-3 टिप्स, 1 लाइनर टिप्स, जो आपने बोला कि आप सबके मेंटोर होते हैं, तो एज ए मेंटोर आप कुछ बताना चाहें हमारे ऑडियंस को कि भाई ये 4 गलतियां तो कभी नहीं करना, ये 3 गलतियां जो भी आपको समझ में आए वो बता दें, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। देखिए, मनी मिस्टेक्स में मैं कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि वॉरेन बफे की एक लाइन है कि आई विल टेल यू 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो बहुत स्पष्ट बात है कि पैसे मत खो, क्योंकि इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ। आपने अगर 100 रुपए का कोई शेयर लिया और वो 50 रुपए हो गया, तो वो गिरा कितना है? 50%। पर उसको वापस 100 जाने में 100% ग्रोथ चाहिए। तो ग्रेविटी बहुत तेजी से खींचता है, पर ऊपर आने में बहुत जान जाती है, बहुत ईंधन लग जाती है। मैंने कैसे बोला कि 2,000 रुपए का शेयर 500 हो गया, तो गिरा तो वो कितने परसेंट है? 75% गिरा है। अब ऊपर जाने में 300% ऊपर जाना पड़ेगा उसको, तब जाके वो बेसिक पे आएगा, कवर करेगा। तो इसलिए डोंट लूज मनी, ये पहला रूल बना लो। दूसरा है कि उधार लेके निवेश मत करो, नहीं तो वो 96 लाख वाले का हाल हो जाएगा। राइट, ठीक है। बहुत बुरा लगता है मेरे को उसके लिए, बहुत मेरे दिल में बहुत सहानुभूति है। और ऐसे कितने लोग होंगे जिनको हम नहीं और जानते। ऐसे तो मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो मेरे को मैसेज करते हैं। और तीसरी चीज है कि उन लोगों से, फरेबियों से बचो जो आके आपको चिपका के जाते हैं, क्योंकि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल है। फरेबियों से बचो जो आपको बोलते हैं मैं आपका कैपिटल डबल ट्रिपल 4 गुना कर दूंगा। जो राइट, एक बार क्या हुआ, अभी मैं बहुत एक सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठा था, जिसके साथ मेरा पॉडकास्ट था, तो
उन्होंने बोला संजय जी एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपके पास आए, ये आइडेंटिफाई कैसे करे वो अच्छा है। मैंने सोचा 2 चीज़ों पे मैं आपको बताता हूँ, अगर वो 2 चीज़ें वो कर रहा है तो वो अच्छा है। पहली चीज़, वो आपसे आपका गोल पूछे, करना बिल्कुल टारगेट कि आपको चाहिए क्यों पैसा। बच्चे की शादी के लिए चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, घर खरीदने के लिए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, या कॉर्पस बिल्डिंग के लिए चाहिए, या अपने बच्चों को देने के लिए चाहिए, क्या पर्पस है पैसे का। तो पहला आपका गोल लिखें, और सेकंड वो आपको ये कोई प्रॉमिस ना करे कि मैं आपका कैपिटल दिन में डबल ट्रिपल 4 गुना 2 गुना, ये शब्द सुनते ही उसको बाहर कर देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सिंसियर फाइनेंशियल प्लानर हमेशा बात करेगा 12 से लेकर 14% की, पर वो बात करेगा 20 साल की, 15 साल की, ठीक है। तो मैंने बोला यही 2 चीज़ें हैं एक फाइनेंशियल प्लानर में आपको देखनी है, कि एक वो गोल बेस्ड बातें करे कि आपका गोल क्या है, और सेकंड वो आपको गलत वादे ना करे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपका 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। और एक आखिरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये है कि मैंने बहुत लोग बच्चों को ये देखा, और मेरे से भी ये गलती हुई थी जब मैं छोटा था, कि हमारे दोस्त यार आते हैं और वो हमसे लोन ले जाते हैं कि भाई प्लीज़ दे दे, 10 दिन में दे दूँगा, 15 दिन, वो पैसा कभी वापस नहीं आने वाला, राइट, ठीक है, कभी नहीं आने वाला। तो आप है ना उसी दिन वो कहते यार अगर आज दूंगा नहीं तो दोस्ती खराब हो जाएगी, मतलब दे देगा तो दोस्ती भी खराब होगी और हेल्थ भी खराब होगी, मेंटल हेल्थ भी खराब, वेल्थ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना या तो इतना दो जो राइट ऑफ कर सकूँ कि भाई ठीक है मैंने 20,000 दे दिया यार, वो जिंदगी में ना देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, भाई था, दोस्त था, चलो उतना रखना पड़ता है। या फिर आज ही आप मना कर दो, क्योंकि आपका नाम HDFC बैंक नहीं है, ICICI बैंक नहीं है, बजाज फाइनेंस नहीं है, आपका नाम जो भी है वो है, तो आप बैंक नहीं। तो वो कहते हैं ना पहले खुद का मास्क लगाओ फिर दूसरे का मास्क लगाओ, फ्लाइट में भी, राइट। तो वैसे ही करो, किसी और को ऐसे फोकट में कैपिटल मत दो। तो ये कुछ नियम अगर आप फॉलो करोगे तो आपका वेल्थ बनना बहुत ही ईजी है, और ये गेम वो है जो हमेशा कछुआ जीतेगा। खरगोश उछलता रहेगा, कछुआ चुपचाप ये गेम जीत के चला जाएगा, बस यही। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतनी सारी जानकारी। उम्मीद है कि हम लोग फिर इन फ्यूचर भी जरूर जुड़ेंगे और एक लंबी चर्चा करेंगे इस पर। थैंक यू।